अनीता बहुत ही मेहनती औरत थी। वह अपना घर परिवार चलाने के लिए मेहनत मजदूरी का काम करती थी। तो वहीं दूसरी तरफ उसका पति विनोद, जो कि एक नंबर का नशेड़ी किस्म का व्यक्ति था, वो हमेशा नशे में धुत रहता था। ऐसे ही एक सुबह अनीता बड़े ही प्यार से विनोद से कहती है, देखिए, अभी इस समय आप नशे में नहीं हैं और यही समय है कि हम अपने घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए आपस में बात कर ले, ताकि आने वाले समय में हम अपने घर के खर्च और बचत को लेकर सोच सके। मुझे ये समझ नहीं आता कि अगर आप इस तरह से इतना पिएंगे तो कैसे काम चलेगा। आप घर से बाहर काम करने के लिए नहीं जाते। लोगों के पति अपनी पत्नी के साथ मिलकर दो पैसे बचाने की कोशिश करते हैं। देख अनीता, मैं जानता हूँ कि मेरे होते हुए तुझे बाहर काम करने के लिए जाना पड़ता है, लेकिन मैं क्या करूँ। जो काम करना चाहता हूँ वो काम मुझे मिल नहीं रहा और इसी सदमे में आकर मैं दारू पी लेता हूँ। अगर जो काम आप करना चाहते हैं वो काम आपको नहीं मिला तो इसका मतलब ये नहीं ना कि आप दारू पी लो, नशे में रहो, मुझे मारो पीटो। ये सब करने से अगर घर की स्थिति ठीक हो जाती तो काम करने की जरूरत नहीं थी। आप दारू ही पियो। देख, मैं जानता हूँ कि तू परेशान है, लेकिन मैं भी कुछ सोच रहा हूँ कि कुछ ऐसा काम करूँ जिससे एकदम से अमीर हो जाऊं, और यही करने के फिराक में मेरा दिमाग घूमता रहता है यहाँ वहाँ। देखो, एकदम से तो कोई अमीर नहीं बनता ना, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है। और आप कुछ भी नहीं करते, सारा दिन आलसी इंसान की तरह दारू पीकर पड़े रहते हो। और जब मैं आपको कुछ कहती हूँ तो उल्टा मुझे ही मारने पीटने लगते हो। ऐसे घर में आपकी कभी लक्ष्मी नहीं आएगी, क्योंकि आप अपने ही घर में अपनी ही लक्ष्मी का अपमान करते हो। माफ कर दे यार, अब कितना सुनाएगी मुझे। चल अब काम पर जा तू, तेरे जाने का समय हो गया है। बाकी थोड़ी देर में मैं भी निकलता हूँ और देखता हूँ कि मुझे कुछ मिल जाए जिसमें मैं तेरा साथ दे पाऊँ। थोड़ी देर बाद अनीता अपने काम के लिए निकल जाती है और विनोद भी घर से बाहर चला जाता है। विनोद, जो कि एक नंबर का निकम्मा था, वो मेहनत मजदूरी करना ही नहीं चाहता था। उसे सिर्फ एक बहाना था कि वो गम में दारू पीता है। ऐसे ही थोड़ी देर बाद विनोद के पास एक आदमी आता है। विनोद अपना सारा दुख उस आदमी को बताता है, जिसके बाद वो आदमी विनोद से कहता है, देख भाई विनोद, तू अपना बचपन का यार है, इसलिए ये बात मैं तुझे बता रहा हूँ, वरना मैं किसी को ये सारी बातें नहीं बताता। मैं जानता हूँ कि तेरे घर की आर्थिक हालत बहुत ज्यादा बुरी हो गई है। अगर तू सच में बहुत ही कम समय में अमीर बनना चाहता है तो मेरे साथ चल। वहाँ आए बाबा हैं जो कुछ उपाय बताएंगे। वो उपाय करने के बाद ना तू कुछ ही समय में अमीर बन जाएगा। क्या सच में ऐसा हो सकता है? अरे हाँ भाई, हो सकता है। एक बार चल कर तो देख, अगर तुझे ठीक न लगे तो मत करना वो उपाय। विनोद उस आदमी की बात में आकर उस बाबा के पास जाता है। वहाँ जाने के बाद विनोद अपनी सारी बात बाबा को बताता है, जिसके बाद बाबा विनोद से कहती हैं, देख बच्चा, हम जानते हैं कि तू बहुत ही ज्यादा परेशान है और तेरी परेशानी का एक ही इलाज है, बलि। क्या बलि? हाँ, तुझे बलि देनी पड़ेगी, और वो भी अपनी पत्नी की, क्योंकि तेरी पत्नी लक्ष्मी नहीं बल्कि कुलक्ष्मी है। वो जब से तेरे जीवन में आई है तब से तेरे जीवन में लक्ष्मी आना बंद हो गई है, और तेरी पत्नी ने अपने कदम घर से बाहर निकालकर तेरे जीवन में और अंधकार ही फैला दिया है। इसलिए अगर तू चाहता है कि तू कम समय में अमीर हो तो तुझे अपने घर में पड़े कुलक्षणी की बलि देनी पड़ेगी, और इसके सारे कीमती जेवर और कुछ पैसे इसकी बलि देने के साथ अर्पित करने होंगे। अगर तुम तैयार हो तो मैं पूरी गारंटी लेता हूँ कि तुम सिर्फ एक सप्ताह के अंदर अमीर हो जाओगे। विनोद को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और ये बाबा क्या कह रहा है। थोड़ी देर बाद विनोद वहाँ से उसी आदमी के साथ घर की ओर निकलता है। तभी वो आदमी उससे कहता है, देख भाई विनोद, मैं जानता हूँ कि तेरे लिए ये सब कुछ आसान नहीं है, पर यकीन मान, इन बाबा का टोटका ना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। और ये बात तो पूरा मोहल्ला जानता है कि जब से तेरी बीवी आई है तब से तेरी जीवन की काया पलट ही बदल गई है। अगर तू इसकी बलि दे देगा तो शायद तेरे जीवन में कुछ तो अच्छा होगा। विनोद बहुत ही ज्यादा असमंजस में आ जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। थोड़ी देर बाद विनोद घर चला जाता है और यही सारी बातें सोचने के बाद विनोद खूब सारी दारू पी लेता है और नशे में हो जाता है। जब अनीता उसे इस तरह से दारू पी कर घर आता देखती है तो वो गुस्से में कहती है, तुम्हें इतना समझाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर तुम्हें करनी तो अपने मन की है। आज वो दिन आ गया है कि मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊं। रुको, आज तो घर में कोई खाना वाना नहीं मिलेगा, बाहर ही रहोगे तुम। विनोद को अनीता के मुंह से ये सारी बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो पास में खड़ा डंडा उठाकर अनीता को बहुत बुरी तरह से मारने लगता है। इस बार अनीता भी विनोद की इस बार को बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो पुलिस में जाकर विनोद के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवा देती है।
जिसके बाद पुलिस विनोद को उठाकर हवालात में डाल देती है। कुछ दिन बाद हवालात में रहने के बाद अनीता खुद विनोद की जमानत करवाकर उसे घर ले आती है। विनोद के अब दिल दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी कि वो कैसे अनीता को रास्ते से हटाए। थोड़ी देर बाद विनोद बाबा से फोन पर बात करता है। बाबा, मैं तैयार हूँ अपनी पत्नी की बलि देने के लिए। कल के कल मैं इसकी बलि देना चाहता हूँ। आप इसकी बलि देने के लिए भले ही मुझे कसाई क्यों न बनना पड़े, इसे मैं अपनी जिंदगी में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अनीता विनोद की सारी बातें सुन लेती है और वो समझ जाती है कि जरूर दाल में कुछ न कुछ तो काला है। अनीता बिना कुछ सोचे समझे वो पुलिस को फोन करके बता देती है और अगले ही दिन विनोद अनीता को बेवकूफ बनाकर उस बाबा के पास ले जाता है। बाबा सबसे पहले अनीता के ऊपर भभूत डालते हैं, तो वही विनोद अनीता का जेवर और कुछ पैसे बाबा को देता है। थोड़ी देर बाद बाबा अनीता के हाथ पैर रस्सी से बांध देता है और उसे लेटा दिया जाता है। अनीता बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी। विनोद, ये रहा वो हथियार जिससे तुझे अपनी कुलक्ष्मी पत्नी की बलि देनी होगी और इसका धड़ इसके शरीर से अलग करना होगा। उसके बाद ही तू अमीर होगा। विनोद का हाथ कांपने लगता है, लेकिन वो किसी तरह से उस हथियार को उठाता है और अनीता के गर्दन पर मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस विनोद और बाबा को गिरफ्तार कर लेती है, जिसके बाद विनोद इस पूरे कांड में शामिल उस आदमी का नाम लेता है जो कि उसे उस बाबा के पास ले जाता है। पुलिस तीनों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल देती है। अनीता की सूझबूझ से उसकी जिंदगी बच जाती है और उन तीनों को उनके बुरे कर्मों का फल उनको कानून के साथ साथ भगवान जरूर देता है। निशा और अनीशा दोनों ही बहन थी, पर निशा अनीशा के मुकाबले कम सुंदर थी, जिस वजह से जब भी लड़के वाले निशा को देखने आते तो वो अनीशा को पसंद कर लिया करते। इसलिए जब इस बार निशा को अजीत नाम का लड़का अपनी माँ विमला के साथ देखने आता है तो निशा की माँ अनीशा से बोलती है, अनीशा बेटा, तेरी बहन निशा तुझसे बड़ी है, तेरी बहन में कोई कमी नहीं है, फिर भी लड़के वाले तेरी सुंदरता पर मोहित हो जाते हैं। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जब तक तेरी बहन की शादी ना हो जाए तू लड़के वालों के सामने ना आए। माँ, मैं सब समझ चुकी हूँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। जब तक दीदी की शादी नहीं हो जाती तब तक मैं लड़के वालों के सामने नहीं आऊंगी। इस तरह से निशा का रिश्ता अजीत के साथ हो जाता है। बहुत जल्द अजीत और निशा की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद अजीत देखता है कि उसकी साली अनीशा निशा से काफी सुंदर है। उसे देखते ही अजीत के मन में उसे शादी करने की इच्छा पनप जाती है। निशा के माँ बाप ने ये बिल्कुल सही नहीं किया। इस निशा से लाख गुना सुंदर है अनीशा, इसलिए जानबूझकर इसके माँ बाप ने कभी अनीशा को हमारे सामने नहीं आने दिया। जो बात अजीत अपने मन में सोच रहा होता है वही ख्याल विमला के दिमाग में भी आता है, पर वो लोग कुछ नहीं कहते। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, पर अजीत निशा के साथ सही से बर्ताव नहीं करता, जिस वजह से निशा काफी परेशान रहने लगती है और एक दिन अपनी सास विमला से बोलती है, माँ जी, आपसे एक बात पूछनी थी। क्या मैं अजीत जी को पसंद नहीं थी जो वो मुझसे ऐसे नाराज रहते हैं? बहू, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, तू मुझे और अजीत को पसंद थी, पर जब हमने तेरी छोटी बहन को देखा तब हमें पता चला कि सोने से महंगा तो हीरा होता है और तेरे माँ बाप ने हमें धोखा दिया। अगर शादी से पहले हमने तेरी छोटी बहन को देखा हो। विमला की ये बात सुनकर निशा को बहुत बुरा लगता है और इसलिए निशा अपने पति का दिल जीतने के लिए हर वो काम करती है जिससे अजीत को खुशी मिल सके। समय यूं ही बीतता जाता है और निशा की शादी को 1 साल हो जाते हैं। इन 1 साल में अजीत की नाराजगी भी खत्म हो जाती है और विमला भी निशा से प्यार करने लगती है। अब मेरी जिंदगी में सब ठीक है अजीत जी, और माँ की नाराजगी भी खत्म हो गई। अब तो मैं अजीत जी को अपनी बहन से मिलवा सकती हूँ, अब कोई डर नहीं। इतना बोलकर निशा अपने घर फोन करती है और अनीशा से कहती है, तेरा बहुत मन करता है ना अपने जीजा से बात करने का। इस बार मैं 10 दिनों की छुट्टियाँ पड़ रही हैं, तो मैंने सोचा इस बार मैं 10 दिनों के लिए घर आ जाऊँ। जब तेरे जीजा जी आएंगे तो जी भर के बात करना। इस तरह से निशा अजीत के साथ अपने मायके जाती है। इन 10 दिनों में अजीत और अनीशा के बीच काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है।
वे दोनों काफी देर तक हंस हंस के बातें करते हैं। घर आने के बाद भी अजीत ज्यादातर समय अनीशा से ही फोन पर बातें किया करता और एक दिन अनीशा से बोलता है, अरे मेरी जान, तुम्हें मैंने कितनी बार बोला है कि मुझे जीजा जी मत कहा करो, तुम मुझे जान कहकर बुलाया करो, इसमें प्यार है। और वैसे भी तुम्हें देखे काफी दिन हो गए हैं, तो बताओ कब आ रही हो हमसे मिलने? अब जब इतने प्यार से बोला है तो आना तो बनता ही है, चाहे समय ही क्यों ना लगे। मैं कल आ रही हूँ आपसे मिलने, और हाँ, कुछ दिन रहने के लिए भी। इस बारे में दीदी को मत बताना। अब अगले ही दिन अनीशा अपना सामान लेकर अपनी बहन के ससुराल आ जाती है। जैसे ही निशा अनीशा को देखती है वो बहुत खुश होती है, साथ ही साथ हैरान भी। अनीशा तो यहाँ, वो भी इस तरह अचानक? हाँ दीदी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, सोचा क्यों ना तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे घर आ जाऊं। वैसे दीदी, मैं यहाँ कुछ दिन के लिए रहने के लिए आई हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अरे अनीशा, भला इसमें मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? तो जब तक यहाँ रहना चाहती है तब तक रह। वैसे भी माँ जी और अजीत जी दोनों ही अब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। इस तरह से अनीशा और निशा काफी देर तक एक दूसरे से बातें करती हैं। शाम को जब अजीत घर आता है तो वो निशा के सामने नाटक करता है जैसे उसे कुछ मालूम ही नहीं। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अनीशा ज्यादातर समय अपने जीजा के साथ ही रहती। ये देखकर निशा को थोड़ा अजीब लगता है, पर वो सारी बातें इग्नोर कर देती है। पर समय के साथ अनीशा और अजीत की दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि अजीत अब निशा को जरा भी टाइम नहीं देता और ऑफिस जाने से पहले अनीशा से मिलकर जाता और ऑफिस से घर आते ही अनीशा के पास जाकर बैठ जाता। जब से अनीशा इस घर में आई है, अजीत जी का बिहेवियर काफी बदल चुका है। वो पहले की तरह नहीं रहे। हर समय अब अनीशा को ही ढूंढते हैं और अनीशा भी हर समय इन्हीं के साथ चिपकी रहती है। कहीं मेरी ही बहन मेरी सौदन बनने की कोशिश तो नहीं कर रही? हे भगवान, मैं अपनी बहन के बारे में क्या सोच रही हूँ? आज उसी की वजह से तो मेरा घर बसा है और मैं। इस तरह से निशा के दिमाग में काफी सारी बातें घूमने लगती है, पर निशा ये सब देखकर भी सारी बातें नजरअंदाज करती है। अब समय के साथ विमला भी ज्यादातर समय अनीशा के साथ ही रहती। बेचारी निशा पूरे दिन घर के कामों में लगी रहती और अनीशा विमला के साथ कमरे में बैठकर बातें करती रहती। शाम को जैसे ही अजीत घर आता, अजीत के आने के बाद अनीशा अजीत के साथ बैठ जाया करती। ऐसे ही एक रात निशा सो रही होती है, तभी आधी रात में उसकी आंख खुलती है और वो देखती है कि अजीत बिस्तर पर नहीं है। इतनी रात को अजीत जी कहाँ गए? और ये बालकनी में से हंसने की आवाज किसकी आ रही है? अब निशा बालकनी पर जाकर देखती है, जहां वो देखती है कि अजीत और अनीशा खड़े होकर हंस हंस कर बातें कर रहे हैं। पर जैसे ही वो दोनों निशा को देखते हैं, बिल्कुल चौंक जाते हैं। क्या हुआ? आप दोनों मुझे देखकर ऐसे डर क्यों गए? और इतनी रात में आप दोनों अकेले बालकनी में क्या कर रहे हो? कुछ नहीं निशा, मुझे नींद आ रही थी तो मैं टहलने के लिए कमरे से बाहर आ गया। तभी मेरी नजर अनीशा पर पड़ी। अनीशा अकेली बालकनी पर खड़ी थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ देर अपनी साली साहिबा से हंसी मजाक कर लिया जाए। चलो, अब मुझे बहुत नींद आ रही है। हाँ दीदी, आप भी सो जाओ, मैं भी सोने जा रही हूँ। इस तरह से अजीत निशा को बेवकूफ बना देता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अजीत की नजदीकी अनीशा के साथ बढ़ने लगती है। ऐसे ही एक रात फिर आधी रात में निशा की आंख खुलती है और वो देखती है कि आज भी अजीत अपने कमरे में नहीं है। इस बार निशा सीधा अनीशा के कमरे में जाती है, जहां वो देखती है कि अजीत और निशा एक दूसरे के बेहद करीब हैं। अजीत जी, अनीशा, ये सब कुछ क्या है? अनीशा, तू मेरी बहन है, तुझे शर्म नहीं आई अपनी ही बहन का घर उजाड़ते हुए, अपनी ही बहन की सौतन बनते हुए? अरे शर्म कैसी, अगर हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो अगर शादी से पहले तुम्हारी माँ ने चालाकी नहीं की होती तो आज अनीशा मेरी बीवी होती, ना कि तुम। और वैसे भी माँ को अनीशा बहुत पसंद है, इसलिए हम लोगों ने सोच लिया है कि हम दोनों कल के कल शादी करेंगे और इसलिए मेरे कहने पर अनीशा यहाँ आई है। सच्चाई सुनने के बाद निशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। अब अगली सुबह जब अजीत और विमला अनीशा के कमरे में उसे तैयार होने के लिए बोलने जाते हैं तो वो लोग देखते हैं कि अनीशा अपने कमरे में नहीं है और वहाँ एक चिट्ठी पड़ी है जिस पर लिखा होता है,
दीदी मुझे गलत मत समझना, मैंने कभी भी तुम्हारा घर उजाड़ने की कोशिश नहीं करी और ना ही इस बारे में कभी कुछ सोचा। ये सब मैंने अपने प्यार को पाने के लिए किया। मैं जिससे प्यार करती हूँ उसकी कास्ट छोटी है और माँ बाप इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। बस इसीलिए मैं तुम्हारे घर में रहने के लिए आई, ताकि माँ बाप को विश्वास हो जाए कि मैं अमन को भूल चुकी हूँ। और जैसे ही मुझे मौका मिला मैं भागकर यहाँ आ गई। मुझे माफ कर देना दीदी। देख लिया जीजी, माँ जी, आप में ऊपर ही सुंदरता का परिणाम। जरूरी नहीं जो इंसान ऊपर से सुंदर हो वो अंदर से भी सुंदर हो। जरूरी नहीं कि आप लोग मेरी बहन को मेरी सौतन बनाना चाहते थे, पर ऐसा हुआ। शायद अब आपकी आंखों से सुंदरता की पट्टी खुल गई होगी। इस तरह से अजीत और विमला को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद अजीत इस तरह की हरकत फिर कभी नहीं करता। चूचू चिड़िया की कहानी। चिंकी चिड़िया अपनी माँ मेनका कबूतरी के साथ रहा करती थी। ऐसे ही एक सुबह मेनका चिंकी को जगाने उसके कमरे में जाती है। कमरे में घुसते ही मेनका अपने नाक को बंद कर देती है और गुस्से से चिंकी को आवाज लगाते हुए चिंकी से कहती है, हे राम, हद होती है बेशर्मपंती की। अरे इतनी बड़ी हो गई है, शादी की उम्र हो चुकी है, लेकिन अभी तक तेरा पाद मारने वाली आदत नहीं गई। पूरे कमरे को सड़ा रखा है तूने। तेरे कमरे में तो आने का मन भी नहीं करता मेरा। पता नहीं कैसे सो रही है तू, उसके अंदर तुझे सुनाई नहीं देता, जबकि मैं कब से आवाज लगा रही हूँ। मैं तेरे कमरे में नहीं आने वाली, तू खुद कमरे के बाहर आ। अरे माँ, क्या हो गया? क्यों सुबह सुबह परेशान कर रही हो मुझे? इतनी अच्छी नींद आई थी मुझे। हाँ, तुझे तो अच्छी नींद आएगी, हमारी नींद हराम कर रखी है तूने। अरे तुझे कितनी बार समझाया है कि कुछ ऐसा खाया कर जिससे तेरा पाचन तंत्र बिल्कुल सही रहे, लेकिन तू है कि उनकी पूरी चीजें खाती रहती है और पूरे घर को सड़ाती रहती है। माँ, अगर रोज की तरह सुबह सुबह आपको यही लेक्चर देना है तो मुझे बता दो, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है आपकी इन बातों में। आपका रोज का ही ये सब बोलना हो गया है। अरे बेटा, आदत में सुधार तो ला, तो कम से कम कब तक चलेगा? जिंदगी भर बेटियों को मायके में नहीं रहना होता, शादी करके ससुराल भी जाना होता है। और अगर ससुराल में तेरी यही हरकतें रही ना, तो वो लोग तुझे शादी के 2 दिन बाद ही घर से बाहर निकाल देंगे। उसके बाद क्या करेगी तू? देखो माँ, सीधी सी बात है, मैं ऐसे लोगों के घर में कभी नहीं जाऊंगी जहाँ